नमस्कार, मैं हूं अफीफा मलिक और इंडियन प्रेस हाउस पर आप देख रहे हैं आज का बड़ा बुलेटिन। दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत और देश भर में फैले कफ सिरप के काले कारोबार तक आज 3 बड़ी घटनाओं पर बात करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधे सवाल, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिल चुके हैं नए प्रदेश अध्यक्ष और इस तरह 2027 से पहले पार्टी का फोकस साफ, ओबीसी वोट बैंक। और तीसरी बड़ी खबर, कफ सिरप के काले कारोबार की लगातार खुल रही हैं परतें। मासूम की मौत से लेकर करोड़ों के मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क तक ईडी की जांच तेज। वोट चोरी के आरोप पर कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, रामलीला मैदान में आज बड़ी रैली का आयोजन। तो वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने अपने आंदोलन को और तेज करते हुए आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली आयोजित की। इस रैली के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर किया जा रहा है। कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, वहीं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, खास तौर पर महिलाएं जोश और नारों के साथ रैली में शामिल हुई। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। श्रीनेत के मुताबिक एसआईआर के दौरान अब तक दर्जनों बूथ लेवल अधिकारियों की मौत हो चुकी है, जो इस पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर पुनरीक्षण करना ही था तो उसे समय लेकर पारदर्शी और मानवीय तरीके से किया जाना चाहिए था। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रैली को लोकतंत्र के सामूहिक आवाज बताया। उन्होंने कहा कि ये मंच सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि देश के हर उस नागरिक का है जो अपने वोट के अधिकार को बचाना चाहता है। सुरजेवाला ने कहा कि वोट ही लोकतंत्र की बुनियाद है और अगर नागरिकों से उनका मत अधिकार छीना गया तो संविधान और जन कल्याण की पूरी व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मौजूदा हालात को लोकतांत्रिक विश्वास के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी सरकार चुन रहे हैं, लेकिन आज चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह पैदा हो रहा है। पटवारी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कमजोर करने की कोशिश लोकतंत्र पर सीधा हमला है। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि वोट का अधिकार देश के स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस अधिकार को कमजोर कर आम जनता की आवाज को दबाना चाहती है। गोगोई ने कहा कि राहुल गांधी ने सड़क से संसद तक लगातार वोट की सुरक्षा की लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस इस संघर्ष को हर मंच पर जारी रखेगी। रैली में महिलाओं की भागीदारी भी देखने को मिली। देश के अलग अलग राज्यों से महिला कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंची। राजस्थान महिला कांग्रेस अध्यक्ष सगारिका सिंह ने कहा कि ये रैली कोई साधारण राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि ये रैली संविधान को बचाने और लोगों को जागरूक करने के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की चुप्पी और संस्थाओं की निष्क्रियता लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की उपाध्यक्ष किरण सिंह ने भी रैली में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के दबाव में चुनावी प्रक्रियाओं में हेरफेर का आरोप गंभीर है और इसका जवाब लोकतांत्रिक एकजुटता से ही दिया जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी के लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के वोट और संविधान की रक्षा के लिए है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा। कुल मिलाकर रामलीला मैदान से कांग्रेस ने साफ संदेश देने की कोशिश की है कि वो मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं बल्कि वोट और संविधान की रक्षा की है। अब यह आंदोलन सिर्फ एक रैली तक सीमित नहीं रहने वाला है बल्कि संसद से सड़क तक और तेज होने का संकेत भी दिया जा रहा है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। लेकिन अब बड़े सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देगा? क्या मतदाता सूची की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और क्या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा राजनीतिक मोड़ लेगा? अब खबर उत्तर प्रदेश से। पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। केंद्रीय चुनाव अधिकारी पीयूष गोयल ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी है। निर्विरोध चुनाव के जरिए पंकज चौधरी ने भूपेंद्र चौधरी की जगह ली है और वो भाजपा उत्तर प्रदेश के 16वें प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। शनिवार को लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय में पंकज चौधरी ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। उनके खिलाफ किसी भी और नेता ने पर्चा दाखिल नहीं किया, जिसके बाद उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय न माना जा रहा था।
पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। पार्षद के तौर पर राजनीति शुरू करने वाले पंकज चौधरी को संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर अनुभवी नेता माना जाता है। भाजपा नेतृत्व में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद नेता भी माना जाता है। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के अंदर एक प्रभावशाली तबका माना जाता है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कुर्मी मतदाता प्रदेश की 8 से 10% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और 30 से 40 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तेराई, काशी, गोरखपुर, अवध और रोहिलखंड जैसे क्षेत्रों में कुर्मी समाज का राजनीतिक असर साफ तौर पर देखा जाता है। लोकसभा चुनाव में साफ देखा गया था कि काफी संख्या में ओबीसी मतदाताओं ने सपा और गठबंधन की ओर रुख किया, जो भाजपा के लिए एक बड़ा संकेत था। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए पार्टी ने अब अपना फोकस ओबीसी कम्युनिटी पर शिफ्ट किया है, ऐसा माना जा रहा है। इससे भाजपा को 2 बड़े फायदे मिलते हैं। ओबीसी वोट बैंक पर मजबूत पकड़ और समाजवादी पार्टी के भरोसेमंद वोटरों को अपनी तरफ खींचने की रणनीति, यानी भाजपा की नई संगठनात्मक चाल सीधे विपक्ष को कमजोर करने की दिशा में देखी जा रही है। भाजपा का ये फैसला ऐसे समय आया है जब पार्टी 2027 विधानसभा और उससे पहले होने वाले पंचायत चुनाव की रणनीति पर काम कर रही है। पिछले कुछ चुनावों में कुर्मी और अन्य गैर यादव ओबीसी वर्गों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की ओर झुकता दिखाई दिया था। ऐसे में ओबीसी नेतृत्व को आगे लाकर भाजपा एक बार फिर गैर यादव वोट बैंक को मजबूत करने का संदेश भी दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी ने कहा कि वो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको पूरी निष्ठा से निभाएंगे। वहीं भाजपा नेताओं ने इसे संगठन को और मजबूत करने वाला फैसला बताया। भाजपा सांसद अरुण गोविल, नेता कपिल देव अग्रवाल और लखनऊ की मेयर सुषमा खड़गवाल समेत कई नेताओं ने पंकज चौधरी को जमीन से जुड़ा नेता बताते हुए उन पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू ने इस फैसले को लेकर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा है। कुल मिलाकर पंकज चौधरी की ताजपोशी सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी गणित में ओबीसी कार्ड को मजबूती से खेलने की रणनीति मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के बिधुना से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कथित तौर पर बड़ों के लिए बने कफ सिरप की ओवरडोज से 2.5 साल के एक मासूम बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और संबंधित गुरु प्रसाद क्लिनिक को सील कर दिया गया है। जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, ड्रग इंस्पेक्टर ज्योत्सना आनंद, एसडीएम न्यायिक अमित त्रिपाठी और पुलिस टीम ने क्लिनिक पर छापा मारा। मौके से कफ सिरप सहित 3 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ज्योत्सना आनंद के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिस कफ सिरप का इस्तेमाल किया गया वो बड़ों के लिए बना था। बच्चे के पिता के बयान के मुताबिक सिरप करीब 2.5 से 3 महीने पहले खरीदा गया था और उसी सिरप को 2.5 साल के बच्चे के साथ साथ 9 महीने के एक और बच्चे को भी पिला दिया गया। अधिक मात्रा यानी ओवरडोज के चलते बच्चे की हालत बिगड़ी। सिरप पिलाने के बाद वो सोया लेकिन फिर नहीं जागा। सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने भी पुष्टि की है कि सिरप एक्सपायर नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए बना ही नहीं था और अधिक मात्रा में दिए जाने की आशंका जताई गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लैब जांच के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। लेकिन ये सवाल सिर्फ एक क्लिनिक या एक परिवार की लापरवाही तक सीमित नहीं है। दरअसल इसी कप सिरप कारोबार की काली सच्चाई देश भर में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में भी सामने आ रही है। ईडी ने कफ सिरप की अवैध तस्करी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा कसते हुए कई राज्यों में छापेमारी की है। रांची में 180 से ज्यादा फर्जी कंपनियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनके जरिए करीब 450 करोड़ रुपए का फर्जी टर्नओवर दिखाया गया। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के घर से करोड़ों रुपए के लग्जरी बैग और महंगी घड़ियां मिली हैं। लखनऊ में एक निलंबित सिपाही के आलीशान मकान पर छापा पड़ा, जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अहमदाबाद में फार्मा कंपनियों पर कार्रवाई के दौरान कोडीन आधारित कफ सिरप की अवैध बिक्री और बेहिसाब लेन देन के सबूत मिले हैं। सहारनपुर में 125 कंपनियों के जरिए फंड ट्रांसफर और मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत सामने आए हैं। यानी एक तरफ देश भर में कफ सिरप का अवैध कारोबार करोड़ों का खेल बन चुका है, तो दूसरी तरफ बिधुना जैसी घटनाएं ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या इस लापरवाही और अनियंत्रित सिस्टम की कीमत
मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। ईडी की जांच जारी है और प्रशासन का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या दवाओं की बिक्री पर निगरानी अब नाकाफी है और कब तक मासूम जिंदगियां ऐसी लापरवाहियों और काले कारोबार की भेंट चढ़ती रहेंगी? तो फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहे इंडियन प्रेस हाउस के साथ इसी तरह की और बड़ी खबरों के लिए।